कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, हो के मायूस यूं ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कई दिन से वीडियो आ नहीं पा रहा था। बस इन सब का छोटा सा रीजन था कि हम लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें होते हैं कि वीडियो शूट करने के लिए वो अपलोड मतलब जल्दी अफोर्ड नहीं हो पाती हैं। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें कई लोगों ने हमको कमेंट किया, बताया कि ये अच्छा खासा वीडियो था, कोई चैनल ग्रो होगा, आप करिए इस तरह काम। तो मैंने उस वीडियो के आगे वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि इसका सीधा सा रीज़न था कि उसमें वीडियो में देखेंगे आप कि आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा था। उस आवाज़ को क्लियर करने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया, जो वैसे नहीं हुआ, तो मैंने इसको रोक दिया। अगली बार प्रयास किया, इसको ईयरफोन के जरिए माइक से सही पड़ेगा, तो मैंने माइक ढूंढने का प्रयास किया। साथ साथ मैंने एक माइक को उठाया, जो माइक शायद हम आप लोगों को दिखाते हैं, अभी है नहीं पास में, अगली वीडियो में दिखा देंगे। माइक मैंने लिया जो हमारे इस कैमरे के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने उसके साथ फिर बहुत सी धोखाधड़ी हुआ, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा अगला नया मोबाइल लेने के लिए, फिर इतना अपने पास अमाउंट नहीं था, तो मैंने सोचा इसी मोबाइल से शूट करें, बस माइक को बदलने। तो मैंने कई जगह जाके माइक को खोजा और माइक नहीं मिला। तो इसी सिलसिले में कई दिन बीत गए, फिर एक दिन मैंने सर्च किया तो जाके हमको माइक मिल ही गया अंत में। तो अब आपका वीडियो, आपका लेक्चर एक शेड्यूल के तौर पे स्टार्ट होगा। तो जैसा कि वो छोटे बच्चों का अपलोड था वीडियो, तो हम लोग का इस समय पेपर चल रहा है, यानी BA फर्स्ट ईयर का पेपर चल रहा है। तो उसके दौरान हम सोच रहे हैं कि कुछ पोर्शन BA के भी कवर किए जाएं, यानी GS GK के कुछ क्वेश्चन कवर किए जाएं, जिससे BA के कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ सकें। तो हम देखते हैं कि BA कुछ क्वेश्चन, जैसे इसमें पहला हमारा लेक्चर होगा जियोग्राफी बोले तो हिंदी में भूगोल, यानी हमारा पहला लेक्चर होगा भूगोल। तो इस भूगोल में हम जानेंगे ब्रह्मांड क्या होता है और ब्रह्मांड से कई चीज़ें कैसे बनती हैं। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ जानेंगे कि ये ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इस ब्रह्मांड का मतलब क्या होगा, इस ब्रह्मांड को हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो ब्रह्मांड क्या होता है, यानी अंतरिक्ष में या हम अपने आसपास दिखाई देने वाले ये सभी वस्तुएं या फिर ये सभी पिंड, जो कुछ भी दिख रहा है, यही सब मिला के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी हमको दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं या पिंड जो इस आसपास उपस्थित हैं, यही सब मिलकर एक ब्रह्मांड का रूप देती हैं। यानी हमारी चारों तरफ दिखाई देने वाली वस्तुएं ही ब्रह्मांड कहलाती हैं। तो हम जानेंगे यह ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, जिससे बोलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए अगला हेडिंग हम लगाते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का
यानी कि सिद्धांत के अनुसार हम अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सीधा प्रूव करते हैं। यानी हमारा ब्रह्मांड की जन्म, ब्रह्मांड की निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको जानने के लिए हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं। इस सिद्धांत को देने वाले पहले व्यक्ति जो बेल्जियम के रहने वाले थे, बेल्जियम के थे, इनका एक सिद्धांत चलता था, ये गुरु परंपरा। तो बेल्जियम के पादरी गुरु थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे, जिन्होंने हमें सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। बस पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को हमारे पास किसने पहुंचाया। तो बेल्जियम के पादरी गुरु थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमन तेरे। इन्होंने आज से 15 बिलियन वर्ष पूर्व, 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन वर्ष पहले ही जो हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो इसके उल्लेख के लिए, इसको बताने के लिए इन्होंने जो हमें सिद्धांत प्रस्तुत किया उसको बोलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। इनको देने वाले पहले हुए थे बेल्जियम के पादरी हुए जॉर्ज लेमन तेरे। अब इन्होंने क्या सिद्धांत दिया इसको आगे हम देखते हैं। यानी ये जॉर्ज लेमन तेरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में क्या सिद्धांत दिए इसको हम समझते हैं। तो इन्होंने बताया, जॉर्ज लेमन तेरे ने बताया कि ब्रह्मांड में, यानी आकाश के इस चारों तरफ में, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड यानी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, इसी में एक विशाल तारा था, एक बहुत बड़ा पिंड था। इसको तारा में क्या किया हम लोग, अभी पिंड बोलें तब भी सही है क्योंकि हमको तारे के बारे में उतना नॉलेज नहीं। तो इसको बोलें कि ऐसे घूम रहा एक विशाल बहुत बड़ा पिंड था, जो इसका घूर्णन या विभिन्न गतियों के कारण इसका घनत्व बढ़ता गया। जैसे इसका घनत्व जो था घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण या फिर किसी बल के खिंचाव के कारण इसके घनत्व में और अधिक वृद्धि होती गई। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे पास कई बूंदी से बना हुआ एक लड्डू रखें, क्या, कई बूंदी से बना हुआ एक लड्डू रखें। इस लड्डू में यदि हम इसको बाहर से फोर्स लगाएं, यानी इसको बाहर से दबाएं, यानी एक बूंदी वाले लड्डू को लेके हम हाथ से दबाएं, तो इसके अणुओं के बीच जितना खाली स्थान होगा उसको हम उतना दबा सकते हैं। यानी इसको जब हम चारों तरफ से बल लगाएंगे, इसको जब हम चारों तरफ से फोर्स देंगे तो क्या होगा, इसके कण एक दूसरे के आसपास आएंगे, यानी इसका जो बूंदी होगा वो आपस में आके चिपकने लगेगा। चिपकने के फलस्वरूप हम देखेंगे कि इस लड्डू का जो घनत्व होगा वो घनत्व और अधिक बढ़ जाएगा। यानी इसके जो बूंदी होंगे आपस में चिपक के रह जाएंगे। ये जब बूंदी आपस में चिपक जाएंगे तो इन्हीं के बीच खाली स्थान खत्म हो जाएगा। जब खाली स्थान खत्म हो जाएगा तो वही कहेंगे कि इस लड्डू की अपेक्षा इस लड्डू का घनत्व सबसे अधिक है, यानी इस लड्डू की अपेक्षा इस लड्डू का घनत्व जो है वो अधिक बढ़ गया है, यानी इसकी अपेक्षा इस लड्डू का घनत्व अत्यधिक बढ़ गया है। लेकिन क्या, इसको दबा के इस लड्डू में कन्वर्ट कर दिए, इसको इतना दबा दिए, यानी इस लड्डू को इतना दबा दिए कि इसमें कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन अब इसको दबाएंगे तो
दबने वाला नहीं है, मतलब इसके कण इतने पास पास आ गए कि वह और अधिक नहीं दब सकते। तो इसके साथ ब्रह्मांड को ये नहीं पता है कि हमको कैसे दबाना होगा, यानी इस लड्डू को हम एक और अधिक दबा देंगे तो ये लड्डू सीधी सीधी बात की ओर फूट जाएगा, यानी बोले तो फूट जाएगा, मतलब खंडित हो जाएगा, बिखर जाएगा, खंडित हो जाएगा। ये लड्डू जो होगा वो खंडित हो जाएगा। यानी अब हम किसी लड्डू के पीस को, टुकड़े को प्रेस करेंगे तो एक टाइम आएगा जब इसका घनत्व अपने चरम सीमा पे आएगा और उसको दबाएंगे तो खंडित हो जाएगा। इसी सिद्धांत को जॉर्ज लेमैत्रे ने इस विशाल पिंड पर अप्लाई करके उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि यह विशाल पिंड विभिन्न गतियों के द्वारा, विभिन्न कारणों से इसके कण आपस में एक दूसरे से नज़दीक आते गए, चिपकते गए, जिससे इसका घनत्व बहुत अधिक बढ़ गया। इतना अधिक बढ़ गया, इसका घनत्व अपने चरम सीमा पे पहुंच गया। एक और इसको दबा दें तो इसका शेप, यानी ये पूरा फूट सकता है। जैसे यहाँ लड्डू को और अधिक अपने चरम सीमा पे दबा दिए तो ये खंडित हो जाएगा। उसी प्रकार ये अपने घूर्णन या विभिन्न गतियों के कारण उतना अधिक संकुचित हो गया, इतना अधिक सिकुड़ गया, यानी घनत्व इसका इतना अधिक बढ़ गया कि यदि इसको और दबा दें तो ये पूरा फूट गया। और हुआ भी वही, यानी अपने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा इसमें संकुचन, यानी बाहर से प्रेशर लगता गया, बाहर से फोर्स लगता गया, जिसके कारण इसमें संकुचन की क्षमता असहनीय हो गई और यह विभिन्न खंडों में विभक्त हो गया, विभिन्न खंडों में टूट गया। तो इसी को बोलते हैं, यानी इस पिंड से इसका टूटना बोलते हैं। इस पिंड से ये टुकड़े टूट गए तो इसी को बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। यानी ये बहुत बड़ा विशाल पिंड था, इसी को बोलते हैं अब विस्फोट हुआ तो विस्फोटक, यानी महाविस्फोटक। इसके थ्योरी को बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग। बिग यानी बड़ा, बैंग यानी विस्फोट, यानी बिग बैंग थ्योरी। जब बिग बैंग थ्योरी, इस महाविस्फोट से ये पिंड बने तो ये ऐसे पिंड न बन के एक छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इकट्ठा हो गए। ये बहुत अत्यधिक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इकट्ठा हो गए, जिनको बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये विशाल पिंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में हमको प्राप्त हुआ। यानी इस विस्फोट के फलस्वरूप विशाल पिंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। जब समय के दौरान, यानी इस विशाल पिंड से हम आगे थोड़ा समझते हैं कि इस विशाल पिंड के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आगे क्या हुआ कि ये परिवर्तित होकर ब्रह्मांड का निर्माण किए। हाँ, तो हमने देखा कि जब एक विशाल पिंड में, यानी कि एक विशाल पिंड में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट से जो बने तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब के छोटे छोटे कणों में ये विभाजित हो गया। यानी ये विशाल पिंड टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। जब ये टूटा तो इसी को बोलते हैं महाविस्फोट। यानी ये विस्फोट बहुत बड़ा हुआ था, बोलते हैं महाविस्फोट।
महाविस्फोट। जिस विस्फोट के बाद ये पूरा विशाल पिंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के छोटे छोटे कण में विभाजित हो गया। समय के पश्चात कई समय के दौरान ये छोटे छोटे कण आपस में मिलते गए, यानी संगुणित होते गए, संकुचित होते गए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन का एक कण होता है और पी फॉर प्रोटॉन, इसमें प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते गए और आकर्षित होने के बाद इसका प्लस और इसका प्लस एक मिला के यानी इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन मिला के एक और बड़ा पिंड बना लिया। यानी इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान मिलके बड़ा हो गया, लेकिन चार्ज जो हुआ ये पूरा न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज दोनों मिलके उदासीन हो गए। तो ऐसे ऐसे एक कण में मिलके कई कण मिले, जिससे ये विशाल पिंड का निर्माण हुआ। यानी ये मिलके कण एक विशाल बादल के रूप में छा लिए, जिस बादल को हमारे भूगोलवेत्ता ने स्थान दिया निहारिका। इस विशाल बादल को उन्होंने, जब ये कण आपस में संकुचित होके या फिर संघनित होके ये निहारिका एक बादल का रूप बना लिए, तो इसी को बोल दिया हमने बादल। फिर ये निहारिका में ये कण बहुत दूर दूर थे, जैसे तुरंत बने हैं तो उतना कॉम्पैक्ट जुड़ नहीं जाएंगे। तो यही जो कण थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, तो एक दूसरे के करीब न होके बहुत दूर दूर थे, तो यही बादल के रूप में छा गए, जिनको हमने बोल दिया निहारिका। धीरे धीरे समय के दौरान इसमें संघनन और अधिक होता गया, यानी ये और अधिक घना होते गए, इनका घनत्व और अधिक बढ़ता गया। घनत्व बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि इनके जो कण होंगे वो और अधिक नज़दीक होते चले गए। इनके कण जो एक दूसरे से और अधिक नज़दीक होते चले गए हैं, और ये बहुत विशाल था। ये विशाल पिंड कई तरह से ऐसे कई टुकड़ों के निर्माण किए, जिनको हमने नाम दे दिया तारा। यानी इस निहारिका से ऐसे लाखों करोड़ों अरबों तारों का विकास हुआ, यानी ऐसे लाखों करोड़ों तारों का निर्माण हुआ। यानी ये तारे आपस में मिलके एक विशाल पिंड बना लिए, जिसको हमने नाम तारा दे दिया। आगे हम समझेंगे तारा की क्वालिटी क्या होते हैं। बस अभी समझते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। जब ये तारे आपस में एक दूसरे से मिलते गए, तो ऐसे ना जाने कितने तारों का समूह हमको मिला। तो ऐसे कई सौ तारों के समूह को हमने अगला नाम दे दिया आकाश गंगा। यानी कई सौ तारों के समूह को हमने नाम दे दिया आकाश गंगा, इसको हमने बोल दिया आकाश गंगा। अंग्रेजी में बोलते हैं गैलेक्सी। यानी तारों के एक बहुत बड़े अमाउंट में उसकी संख्या को हमने नाम दे दिया आकाश गंगा, जिसके एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते थे। तो अरब क्या, इस विशाल पिंड से शंख महाशंख ना जाने कितने तारों का निर्माण हुआ। तो 100 अरब तारे से बना एक आकाश गंगा। ऐसे अगले 100 अरब तारे से बने दूसरे आकाश गंगे, यानी दूसरे 100 अरब तारों से मिलकर बना सेकंड वाला आकाश गंगा। जब ये सेकंड वाला आकाश गंगा मिला, तभी इस तारों में इन आकाश गंगा, इस ब्रह्मांड के विस्फोट से हुए जो विभाजन में तारों की संख्या में कमी
नहीं थी। यानी इस विशाल पिंड की तुलना में, आप ही समझिए, इस विशाल पिंड की तुलना में हमने इसको कितना छोटा बनाया। यानी ऐसे ऐसे ना जाने कितने तारे इसमें आ सकते हैं। तो इसी विशाल पिंड से ऐसे छोटे छोटे इसकी अपेक्षा छोटे हैं, ये मानते हैं कि हमारी अपेक्षा बड़े हैं, लेकिन ये इस पिंड की अपेक्षा बहुत छोटे हैं। यानी जैसे ऊँट के सामने सरसों का दाना रखा जाता है, तो ऐसे कई 100 तारे मिलकर एक आकाशगंगा बना ली। फिर ऐसे अगले 100 अरब तारे थे, तो उन्होंने मिलकर एक अगला आकाशगंगा का निर्माण किया। ये आकाशगंगा आपस में ये जो अगले आकाशगंगा थे, ऐसे ना जाने कितने आकाशगंगा को मिलके बनाया। इन तारों ने ना जाने कितने आकाशगंगा को मिलाया और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे मिले। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने ऐसे 3-3 तारों के समूह को उन्होंने एक अलग नाम दे दिया, जिसको उन्होंने एक अलग नाम से संबोधित कर दिया, जिसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर। कई लोगों के मन में आएगा कि अब अभी तक सभी नाम हिंदी में आ रहे थे, तो इसका नाम इंग्लिश में क्यों हो गया। तो हम बता दें कि इसका जैसे किसी व्यक्ति का नाम बैड बॉय रख ले तो क्या होगा, उसको बुरा लड़का न बुला के उसको बुलाएंगे बैड बॉय। तो उसी को जैसे इसका सेम नेम सुपर क्लस्टर ही रखा गया, तो इसको हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, इसका मीनिंग सुपर क्लस्टर होगा। तो कोई पूछा सुपर क्लस्टर क्या है, तो सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगा का 3 आकाशगंगा का समूह है। यानी 3-3 आकाशगंगा के समूह को मिला के ना जाने कितने सुपर क्लस्टर बनाए गए। ऐसे और अगला सुपर क्लस्टर भी बनाया गया, सुपर क्लस्टर। तो ऐसे 3-3 आकाशगंगा के समूह को मिला के ना जाने कितने आकाशगंगा बनाए गए। और यही सब सुपर क्लस्टर को यदि हम एक विशाल क्षेत्र में रख दें, तो इसी विशाल क्षेत्र को बोलते हैं ब्रह्मांड। यानी इसी विशाल क्षेत्र को हम जो इस सुपर क्लस्टर में आकाशगंगा को सामूहिक किए, आकाशगंगा में तारों को, तारे निहारिका से बने हैं, इसी निहारिका यानी तारे में कण मिल के बने हैं, इन सब के एक समूह, एक ग्रुप को यदि हम ला के रख दिए जाए, तो उसी को बोलते हैं ब्रह्मांड। तो क्या है, ब्रह्मांड से परे ये कण है या फिर निहारिका है या फिर तारे हैं या आकाशगंगा, तो ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही सामूहिक हैं। ब्रह्मांड के अंदर सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर तारे, तारे के अंदर तारे ये निहारिका, निहारिका के अंदर कण, कण से ये विशाल पिंड बना था। यानी इस तरह से ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचना का निर्माण हुआ। तो एक बार फास्ट देखते हैं कि विशाल पिंड था जो अपने विभिन्न क्रियाओं के द्वारा इसके घनत्व में और अधिक वृद्धि होती गया। यानी इसके घनत्व में, इसका देखें तो घनत्व जो था वो अपने चरम सीमा पे बढ़ता गया। इसका जो घनत्व था अपने चरम सीमा पे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आया कि उसके घनत्व को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सका, जिससे वह और अधिक रेशे पड़ने पर विभिन्न कणों में टूट गया, जिसके टूटने को ही बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन, एक विशाल पिंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे विभिन्न कणों में टूट गया। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने संकुचन यानी अपने विभिन्न आकर्षण से एक दूसरे से जुड़ते गए, जिस जुड़ने के कारण एक विशाल बादल का निर्माण हुआ, जिसको हमने निहारिका का नाम दिया। फिर इस निहारिका से तारे और अधिक संकुचित होते गए, यानी इनका घनत्व और अधिक बढ़ता गया, जिससे कई तारों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से कई तारे में से यानी कुछ तारे मिलकर एक समूह का निर्माण किए, जिसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। यानी एक आकाशगंगा में लगभग
100 अरब या 100 अरब से अधिक तारे होते हैं। यानी ऐसे ना जाने कितने आकाशगंगा का निर्माण हुआ इन तारों से। फिर हमारे भूगोलवेत्ता द्वारा इन तीन आकाशगंगा के समूह को हमने एक अलग नाम दिया, जिसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर। इस सुपर क्लस्टर से कई 100 अरब सुपर क्लस्टर हैं। जिस सुपर क्लस्टर को यदि हम एक अन्य समूह में रखें तो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड के अंदर सुपर क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा के अंदर तारे के अंदर निहायिका के अंदर कण, और यही सब कण किसके थे? विशाल पिंड के। तो इसको एक रे डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा कि एक ब्रह्मांड था, यदि हम इस पूरे व्हाइट बोर्ड को ब्रह्मांड ही नाम दे दें, इस पूरे बोर्ड को हम ब्रह्मांड कह दें, तो इस ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने सुपर क्लस्टर थे। यानी जैसे एक सुपर क्लस्टर, इसको हमको सब दर्शाना, तो इसको मान लेते हैं एक सिंगल सुपर क्लस्टर, दूसरा सुपर क्लस्टर यहाँ हो गया, तीसरा वाला सुपर क्लस्टर यहाँ हो गया। ये सब कोई पूछे तो है क्या, तो बोल देंगे सुपर क्लस्टर। यानी ये हो जाएंगे सुपर क्लस्टर। ऐसे ये भी एक हो जाएगा सुपर क्लस्टर, ये हो जाएगा सुपर क्लस्टर। ये भी एक सुपर क्लस्टर है। कोई बोलेगा इतना सुपर क्लस्टर, इतना छोटा क्यों, तो ये इतना बड़ा क्यों? बस जैसे हम यदि इसको इतना बड़ा बना के दिखाएं तो इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह ये सबको नहीं दर्शा पाएंगे। बस इसी को दर्शाने के लिए हमने इसका एक बड़ा रूप लिया है। ये भी एक सुपर क्लस्टर है जिसमें हमारी आकाशगंगा निश्चित है। यानी हमारी सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगा हैं, जिसको हम अभी डिफाइन करते हैं। यानी ये अपना वाला सुपर क्लस्टर, यानी हमारा सुपर क्लस्टर, ये हमारा वाला सुपर क्लस्टर है। यानी हमको अपने सुपर क्लस्टर के सभी आकाशगंगा के नाम लगभग पता है। तो इसको डिफाइन करें तो ये सब हैं आकाशगंगा। इसको यदि बोलें तो हम एक पर नाम लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ये है वैसे ये भी और ये भी, यानी ये तीनों डायग्राम आकाशगंगा की ही हैं। तो इस आकाशगंगा में, यानी हमारी आकाशगंगा का नाम है, यदि इसको हम अपनी आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य यानी सौरमंडल उपस्थित है, इसको हम बताएं तो इसको बोलते हैं मंदाकिनी। यानी हमारी आकाशगंगा को बोलते हैं मंदाकिनी। इसको विभिन्न नाम के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी को बोलते हैं दुग्ध मेखला, या फिर एरावत पथ। दुग्ध मेखला को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, या फिर दुग्ध मेखला या एरावत पथ। यानी मंदाकिनी के कई नाम हैं, बस इनको हम अपने समझने के लिए क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। और दूसरी आकाशगंगा का नाम चेक करें तो हमारी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है, यानी इसकी अपेक्षा ये नज़दीक है तो हम अपने इस वाले नज़दीकी आकाशगंगा का नाम बताते हैं। यानी हमारी आकाशगंगा ये हो गई हमसे नज़दीकी पहली आकाशगंगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं देवयानी। अब कोई पूछे कि कहाँ है, आप नाम दे सकते हैं, तो हमने ये नाम नहीं दिया, बस ये नाम खुद स्वयं दिया गया। जैसे हम अपने आकाशगंगा को मंदाकिनी नाम दिए, या हमारे करीब होने के कारण इसको हम अपना देवयानी बोलते हैं। और हमसे दूसरा यानी सबसे करीब देवयानी है, दूसरा सबसे करीब, तो इसको बोलते हैं NGCM 33। NGCM 33। ये भी क्वेश्चन प्रश्न आ सकता है कि यदि इसका नाम मंदाकिनी है, इसका नाम देवयानी, तो इसका नाम यानी कोड में क्यों लिखा गया? कोड में इसलिए लिखा गया है, ऐसे ना जाने कितने आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, जिसका नाम देना
संभव नहीं है। तो इसको जैसे अपने वाले का नाम क्या देते हैं, बाबू, सोना, मोना, बस अपने वाले का नाम फेवरेट होता है। उसी तरह से ये अपने आकाशगंगा का नाम हमने दे दिया मंदाकिनी। अपने सबसे करीबी दोस्त का नाम जैसे चंगुआ, मंगुआ कुछ भी दे देते हैं। तो अपने सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम हमने दे दिया देवयानी। उसके बाद इसका तो नाम स्वयं खुद ही पड़ा था। अब एक बार चेक करते हैं कि अपने इस आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा के बीच की दूरी, तो दूरी निकाले तो 2 बिलियन। यह है क्या, दूरी है मंदाकिनी से देवयानी के बीच। ये इतनी बड़ी दूरी है कि इस दूरी को यदि हम कवर करना चाहें प्रकाश चाल से तब भी हमको कितना टाइम लग सकता है, 400 वर्ष। हाय रब्बा, कितना टाइम, 400 वर्ष। यानी हम अपने मंदाकिनी से देवयानी पे जाना चाहें, हालांकि जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन यदि ट्राई करें अपनी मंदाकिनी से देवयानी पर जाने के लिए तो 400 वर्ष लग जाएगा। ये तो कब लगेगा, यदि हम प्रकाश की चाल से जाएं, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएं, तब जाके हमको लगेगा 400 साल। यदि अपने स्पीड से जाएंगे तो पुष्ट खत्म हो जाएंगे, तब भी ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो सीधे अपने सुपर क्लस्टर के बारे में हमने जान लिया। अब अपने आकाशगंगा के पास आते हैं। तो कोई पूछ लिया कि आकाशगंगा का आकार, इस आकाशगंगा को हम अध्ययन करने के लिए एक विशाल रूप में आगे देखते हैं। ठीक है, इसको यहीं देख लेते हैं। कोई पूछ लिया इस हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो ये सर्प के समान एक राउंड के रूप में लिया है। यानी हमारी आकाशगंगा का आकार बोले तो सर्पिला कार, आकार कैसा हो जाएगा, सर्पिला कार। यानी हमारी आकाशगंगा का आकार हो जाएगा सर्पिला कार। दूसरी बात, ये आकाशगंगा के पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो इसकी जो ये बाहरी कड़ी होती है, इन सब को बोलते हैं आकाशगंगा की भुजा। इसके बाहरी भाग को बोलते हैं आकाशगंगा की भुजा। ठीक है, एक आकाशगंगा की भुजा हो गई। लेकिन इस आकाशगंगा के इस सेंटर वाले भाग को क्या कहते हैं, इस आकाशगंगा के सेंटर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो हम बता दें आपको कि आकाशगंगा के सेंटर वाले भाग को, जहाँ पर संपूर्ण आकाशगंगा का बल, संपूर्ण आकाशगंगा का द्रव्यमान, इसका सब कुछ ग्रेविटी जाके उसी पे स्थित रहता है, इसी को बोलते हैं बल्ज। इसको बोलते हैं बल्ज, यानी आकाशगंगा के सेंटर को बोलते हैं बल्ज। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसको तो बोलते हैं आकाशगंगा, लेकिन हमारा सूर्य कहाँ खड़ा है, तो हमारा सूर्य बता दें आपको कि अभी सूर्य का आयु 15 अरब वर्ष हुआ है। यानी 15 अरब वर्ष पहले सूर्य के जन्म लिया है। इस 15 अरब वर्ष में से सूर्य 5 अरब वर्ष, लगभग 5 या 4.5 अरब वर्ष का आयु उसका खत्म हो चुका है, जिसमें अभी ये सूर्य लगभग 10 अरब वर्ष तक जीवित रहेगा। यानी 10 अरब वर्ष तक जीवित रहेगा। तो 10 अरब वर्ष के बाद जब सूर्य नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो इसीलिए सोलर पैनल से हटा के CNG, उसके बाद विभिन्न गैसों जैसे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियों को रोक के दे दिया जा रहा है CNG गैस। यानी इन सब का विकास किया जा रहा है कि यदि 10 अरब वर्ष बाद सूर्य समाप्त होगा तो इस पृथ्वी के संचालन के लिए विभिन्न चीज़ों का CNG जैसे गैसों के यूज से करेंगे और नए नए टेक्नोलॉजी यूज किए जा रहे। एक टाइम था कि सोलर पैनल यानी सूर्य ऊर्जा का ज़्यादा यूज किया जाता था, लेकिन जब उसके बारे में पता चला कि सूर्य भी समाप्त हो सकता है तो नई नई टेक्नोलॉजी पर आई गई, जिससे फ्री एनर्जी का काम करते हैं। यानी काम चलता रहे पानी से, जैसे पानी से बिजली निकलती रहे हो, पानी बिना खत्म हो।
इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। तो हमारा सूर्य जो है अभी 5 अरब वर्ष यूज हुआ है। तो हमारा सूर्य युवा अवस्था में है। तो युवा अवस्था में होने के कारण ये हमारा सूर्य, ठीक है, ये हमारा सूर्य इसकी भुजाओं पर स्थित है, यानी सूर्य हमारा आकाशगंगा की भुजा पे स्थित है। तो सूर्य के बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए इस अपने सिर्फ मंदाकिनी को एक विशाल आकार देते हैं, इसमें समझते हैं। इस तो नोट हो जाएगा। वो हम अपने आकाशगंगा को इतना बड़ा माने, अपनी आकाशगंगा को इतना बड़ा माने, तो इसके आकार को ऐसे न मान के हम डायरेक्ट सर्पिल आकार बनाते हैं। ये हो जाएगा इसका सेंटर यानी बल, और सब हो जाएंगे इसकी भुजाएं, यानी इसको बोल देंगे इसकी भुजा। ये हो जाएगा आकाशगंगा का बल, जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान या फिर आकाशगंगा का संपूर्ण द्रव्यमान, ग्रेविटी, ये सब स्थिर रहता है। ये बोल दिया कोई आकार। तो आकार कैसा होता है? ये आकार हो जाएगा सर्पिला कार। आकाशगंगा का आकार हो जाएगा सर्पिला कार। सर्पिला कार बोले तो सर्प के समान, जैसे एक सर्प को, यानी इस सर्प के नाक को ऐसे किया रहता है, ऐसे रहता है, अचानक मार देती है, पूरा राउंड लेके गोल सा बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं सर्प के आकार का, यानी सर्पिला कार। ठीक है। तो अपने आकाशगंगा में हम समझते हैं कि सूर्य कहाँ स्थित है। तो सूर्य की अवस्था भी नवयुवक है। तो अभी नए तारे जो होते हैं वो हमेशा सूर्य की बाहरी भुजा पर स्थित होते हैं, तो हम इनको माने सूर्य। तो अपना ये सूर्य स्थित है, यानी ये सूर्य अपना स्थित है। ठीक है, समझते हैं। तो सूर्य के बारे में यदि अध्ययन करें तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। अब ये जानेंगे तारा क्या होता है, सूर्य क्या है, तो ये सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम जानते हैं कि सूर्य अपनी भुजा पर है, जो सूर्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। यानी ये कोई एक तारा हो गया, तो ग्रह इसके चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं, यानी उत्तर दिशा को प्राथमिकता देते हुए पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये जो तारे होते हैं हमेशा ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो हमारा जो सूर्य होगा तो ये इस दिशा में चक्कर लगाएगा, यानी सूर्य भी चक्कर लगाता है। यानी ग्रह का, यानी ग्रह होते हैं तारों का चक्कर लगाते हैं, हमारा तारा पूरे ब्रह्मांड का, यानी पूरे आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। ये सूर्य एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है, यानी पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है, उसको काउंट करते हैं 25 अरब वर्ष। 25 अरब वर्ष, यानी सूर्य को इस ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने 25 अरब वर्ष लग जाता है, जबकि सूर्य के चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को, यानी ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने में इसको 25 अरब लगता है, यानी सूर्य को ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने 25 अरब वर्ष लगता है। तो इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। यानी एक ब्रह्मांड में कितना समय लगेगा, तो होता है 25 अरब वर्ष। यानी सूर्य को एक चक्कर लगाने 25 अरब वर्ष का समय लगता है। हाँ, तो हमने देख लिया कि ये सूर्य की उत्पत्ति, यानी सूर्य की उत्पत्ति तो हमने अभी ध्यान में नहीं रखा है, बस इतना जाना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा कैसे बना, आकाशगंगा में हमारा सूर्य कहाँ स्थित है। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि ये आकाशगंगा या फिर ये सूर्य तारा क्यों है, तारा किसे कहते हैं, तारा के विभिन्न स्वरूपों का हम अध्ययन करेंगे।
तारा का जन्म कैसे होता है और तारा की मृत्यु कैसे होती है, ठीक उसके बाद हम जानेंगे कि इस तारा के जन्म के साथ साथ हमारे सौरमंडल का निर्माण कहाँ से हुआ। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके पूरे डिटेल के साथ। तो आप बताएं कि सूर्य भ्रमण करता है यानी किसी चीज़ के चारों ओर घूमता है या नहीं। इसका लिंक इस वीडियो के इसका आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट में दीजिएगा कि सूर्य चक्कर लगाता है या नहीं। आपको एक नया अचूक बात पता चला होगा कि सूर्य भी चक्कर लगाता है, यानी सूर्य भी अपने स्थिति से आगे पीछे होता है। बस इस ब्रह्मांड को बहुत बड़ा, यानी एक चीज़ फैक्ट हम आपको दिखा दें कि ये जो भूगोल की भाषा है ना, इसमें हमेशा मिलियन, बिलियन, अरब, खरब की वैल्यू होती है। इसमें लाख, हजार, 100 इन सब का वैल्यू नहीं होता। कोई भी चीज़ काउंटिंग करेंगे तो मिलियन, बिलियन, अरब, खरब, इस सभी बहुत बड़े बड़े आंकड़ों में विशाल, यानी कभी बोलते हैं सूर्य को, कभी बोले हैं कि सूर्य बहुत बड़ा विशाल पिंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य का आकार तो अपनी अपेक्षा यदि बोल दें कि 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती हैं। अब सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ा है, इसकी अपेक्षा सूर्य भी कितना बड़ा होता है, फिर भी इसको एक विशाल पिंड नहीं मानते हैं। तो अब हम जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे कि ये इतने बड़े बड़े आंकड़े कहाँ से लाते हैं। इससे बड़ी बड़ी आंकड़ों की सहायता से हम इसको भूगोल को कैसे समझने में अच्छाई महसूस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक इसी प्रकार से वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।